दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मनी मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मनी मैनेजमेंट हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सच कहे तो मनी मैनेजमेंट के ऊपर ही हमारी खुद की आर्थिक सफलता या फिर असफलता निर्भर होती है। यानी कि आर्थिक सफलता और असफलता के बीच जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है मनी मैनेजमेंट। जो लोग आर्थिक रूप से सफल होते हैं, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग जाने या अनजाने में अच्छा मनी मैनेजमेंट करते हैं और जो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वो लोग जाने या अनजाने में सही तरह से मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं। इसलिए मेरी राय में अगर आप सच में फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको मनी मैनेजमेंट के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और आपके पास जो भी इनकम आता है उस इनकम का सही तरह से मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कि मनी मैनेजमेंट होता क्या है, तो आप देखेंगे कि मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि हमारे पास जो भी पैसे आते हैं इनकम के रूप में, उस पैसे का हम डिसिप्लिन के साथ बेस्ट इस्तेमाल, बेस्ट यूज कर सकें। और मनी मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन उद्देश्य होता है, वो होता है कि हम अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स को सही तरह से सही समय पे पूरा कर सके। और मनी मैनेजमेंट के अंदर हमें 3 चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना होता है कि हमारे पास जो भी पैसे आते हैं उसे हम किस तरह से खर्च करने का प्लान करते हैं और किस तरह से खर्च करते हैं, और दूसरा किस तरह से हम पैसों की बचत करते हैं, और तीसरा हम अपने पैसों का किस तरह से निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, वास्तव में मनी मैनेजमेंट बेस्ट फाइनेंशियल हैबिट है जो हम सभी अपनी आर्थिक सफलता के लिए डेवलप कर सकते हैं। और इस हैबिट की वजह से ही हमारे अपने पर्सनल लाइफ में या फिर बिजनेस लाइफ में या किसी भी तरह के दूसरे फील्ड में हमें फाइनेंशियल सक्सेस, आर्थिक सफलता मिल पाती है। दोस्तों, अगर हमारे अंदर मनी मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, हम नहीं जानते कि मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो हम चाहे किसी भी फील्ड में काम करें, हम चाहे कोई भी बिजनेस करें या कोई भी निवेश करें, अगर हमारा मनी मैनेजमेंट स्किल सही नहीं है तो इस बात के बहुत ही ज़्यादा चांस है कि मनी मैनेजमेंट के अभाव में हमें उस तरह की सफलता ना मिले जिस तरह की सफलता हम चाहते हैं। इसलिए हम सभी को मनी मैनेजमेंट को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए और इसे अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अगर बात करें मनी मैनेजमेंट के तरीकों के बारे में, तो मनी मैनेजमेंट के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसमें कुछ सबसे पॉपुलर तरीका है कि एक सिंपल बजट का इस्तेमाल करना, या फिर आपने सुना होगा 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग। तो आप 50-30-20 के नियम को भी फॉलो कर सकते हैं अपने पैसे को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा आप मिस्टर जिम रॉन के 70-10-10 के रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी मनी मैनेजमेंट के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं जिस मनी मैनेजमेंट के मेथड के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है 6 जार मनी मैनेजमेंट रूल। दोस्तों, 6 जार मनी मैनेजमेंट रूल मिस्टर टी हार्व एकर, जो कि बेस्ट सेलर बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलियनियर माइंड के ऑथर हैं, उनके द्वारा ये 6 जार मनी मैनेजमेंट रूल बनाया गया है, जो कि आप देखेंगे कि एक परसेंटेज बेस बजट मॉडल है, जिसे अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। और आइए अब डिटेल में बात करते हैं 6 जार मनी मैनेजमेंट मेथड के बारे में कि ये किस तरह से काम करता है और आप इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 6 जार मनी मैनेजमेंट मेथड, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे 6 जार का मेथड यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर 6 अलग अलग जार यानी डब्बे देख रहे हैं, जिसमें पहला जार है बेसिक नीड्स का, जिसमें कि हमारे इनकम का 55% इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरा है बिग परचेज जार, जिसमें कि हमारे इनकम का 10% हिस्सा इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरा है इंटरटेनमेंट का जार, जिसमें कि हम अपने इनकम का 10% हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा है एजुकेशन का जार, जिसमें कि हम अपने इनकम का 10% हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। और पांचवा जार है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें कि हम अपनी आमदनी का 10% हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी और छठवां जार है चैरिटी का, जिसमें कि हम अपनी आमदनी का 5% हिस्सा चैरिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो ये 6 जार मनी मैनेजमेंट मेथड पूरी तरह से परसेंटेज बेस्ड मॉडल है, जिसमें कि हमारे डे टू डे लाइफ
और हमारे फ्यूचर गोल्स, हमारे इन्वेस्टमेंट्स और हर तरह की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग ज़रूरतों को अलग अलग परसेंटेज के रूप में डिवाइड किया गया है और ये बताया गया है कि हमें अपनी आमदनी का कितना परसेंट हिस्सा किस चीज़ पे खर्च करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि इस मेथड में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है बेसिक नीड्स के ऊपर खर्च किया जाना, जिसमें कि 55% जो हमारी इनकम का हिस्सा है वो खर्च करने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें 5% हिस्सा चैरिटी के लिए भी रिजर्व रखा गया है। दोस्तों, वैसे तो इस मनी मैनेजमेंट मेथड का नाम है 6 जार, लेकिन प्रैक्टिकली आज के समय में जार यानी डब्बे का इस्तेमाल करना प्रैक्टिकल नहीं होगा और इसलिए मिस्टर टी हार्वेकर हमें एडवाइस करते हैं कि हमें जार की जगह पे 6 अलग अलग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और 6 अलग अलग बैंक अकाउंट में जैसे ही हमारे पास कोई भी इनकम आती है तो उसे हम इस परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं और बाद में अलग अलग अकाउंट का जो भी पर्पज है उस पर्पज के अनुसार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे सैलरी से इनकम होती है तो जैसे ही आपको पूरा इनकम सैलरी के रूप में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो तो आप उस पूरे अमाउंट को इस बताए गए परसेंटेज के हिसाब से 6 अलग अलग बैंक अकाउंट में डिवाइड कर सकते हैं और अपने मेन अकाउंट में जो कि आपका बेसिक नीड वाला अकाउंट है वहाँ पे आप 55% अमाउंट रखेंगे और इसके अलावा 10% आप बिग परचेज के लिए, 10% इंटरटेनमेंट अकाउंट और 10% एजुकेशन अकाउंट और 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट और 5% आप चैरिटी अकाउंट में डिवाइड करके अपने इनकम को यहाँ पे अलग अलग अकाउंट्स में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आइए डिटेल में इन अलग अलग जार्स यानी अलग अलग अकाउंट्स को डिटेल में समझते हैं कि इन अलग अलग जार्स या इन अलग अलग अकाउंट में जो भी पैसा हम रखेंगे उसका हम क्या और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो सबसे पहला जार है वो है बेसिक नीड्स का यानी कि नेसेसिटीज़ का और इसमें इस रूल के हिसाब से 55% अमाउंट रखना है और ये अमाउंट हमारी डे टू डे लाइफ की जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं, जो भी हमारी नेसेसिटीज़ है जैसे कि घर का किराया या फिर EMI, खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग और जो भी दूसरे हाउस होल्ड बिल्स हैं, उन सभी खर्चों के लिए टोटल हम अपनी आमदनी का 55% हिस्सा यहाँ पे रिजर्व रखेंगे। इसके अलावा जो दूसरा जार है यहाँ पे या फिर दूसरा जो अकाउंट है वो रहेगा हमारे सेविंग्स फॉर स्पेंडिंग यानी इस अकाउंट में जो पैसा हम रखेंगे वो एक तरह से बचत के रूप में रहेगा और इस पैसे से हम जो भी बड़े परचेज करने हैं और जो भी लॉन्ग टर्म परचेज करने हैं और जो भी हमारी इमरजेंसी नीड्स है उसके लिए हम यहाँ पे अपना पैसा रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कोई बड़ा LED TV खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए जो पैसे हैं आप इस अकाउंट में सेव कर सकते हैं या फिर आप अपना इमरजेंसी फंड या फिर जो भी आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं उसको भी आप इस अकाउंट से पे कर सकते हैं। आप चाहे तो इस अकाउंट में हॉलिडे प्लान के लिए भी सेविंग करके रख सकते हैं और जैसा कि इस जार का नाम है बिग परचेज प्लान यानी अगर आप कोई भी बड़ा परचेज करना चाहते हैं घर, गाड़ी या कोई भी दूसरी चीज़ तो उसके लिए जो सेविंग्स है वो आप इस अकाउंट में कर सकते हैं और जो भी आपको आमदनी होती है उस आमदनी का 10% आप इस अकाउंट में रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने पहले जार में अपनी बेसिक नीड्स को पूरा किया और दूसरे जार में आपने अपने फ्यूचर की ज़रूरतों के लिए जो पैसा है वो रिजर्व रख लिया। और अब बात करते हैं तीसरे जार के बारे में और तीसरा जार यानी तीसरा अकाउंट है इंटरटेनमेंट अकाउंट। 6 जार मनी मैनेजमेंट मेथड में 10% हिस्सा इंटरटेनमेंट अकाउंट में रखने के लिए बताया गया है कि हमें अपनी आमदनी का 10% हिस्सा एक इंटरटेनमेंट अकाउंट में रखना चाहिए और जो भी हम पार्टीज करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं या फिर हमारे घरों में शादियाँ होती हैं, हम कभी बाहर डिनर के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, जो भी हमारे इंटरटेनमेंट प्लान्स हैं, मूवीज़ है, थिएटर है, ऑनलाइन या फिर इंटरनेट सर्विसेज है, यानी कि जो भी हम इंटरटेनमेंट से या फिर पार्टी टाइप का जो भी खर्च करते हैं उसके लिए हमें अपनी आमदनी का 10% हिस्सा इस अकाउंट में रिजर्व रखना चाहिए और इस अकाउंट से ही हमें अपने इस तरह के खर्चों को पूरा करना चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा जो चौथा जार है यानी जो चौथा अकाउंट हमें बनाना है वो बनाना है एजुकेशन के लिए और इस अकाउंट में हमें अपनी आमदनी का 10% हिस्सा रिजर्व रखना है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा निवेश होता है वो होता है हमारे खुद के स्किल्स में किया गया निवेश
और स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें कई बार कोचिंग की, मेंटरशिप की या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ कोर्सेज करने की ज़रूरत होती है, कुछ बुक्स पढ़ने की ज़रूरत होती है, कुछ सेमिनार या कुछ वेबिनार अटेंड करने की ज़रूरत होती है और इसके लिए काफ़ी सारे पैसों की भी ज़रूरत होती है। तो सेल्फ एजुकेशन के इसी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इस जार मनी मैनेजमेंट के मेथड में 10% हिस्सा एजुकेशन के लिए रिजर्व रखा जाता है और जो चौथा अकाउंट रहेगा उसमें हम अपनी आमदनी का 10% हिस्सा इसके लिए रिजर्व रखेंगे कि हम अपने आप को खुद को एजुकेट कर सकें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकें। और इसके अलावा जो पांचवा जार है यानी जो पांचवा अकाउंट रहेगा इस मेथड में वो रहेगा फाइनेंशियल फ्रीडम का अकाउंट और इस अकाउंट में हम अपनी आमदनी का 10% हिस्सा इन्वेस्टिंग के लिए रखेंगे और जो भी हम निवेश करते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या फिर किसी बिजनेस या फिर किसी भी पैसिव इनकम देने वाले इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में अगर हम निवेश करते हैं तो वो निवेश हम इस अकाउंट से करेंगे और हमारा जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम है वो हम इस अकाउंट के जरिए प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हो सकता है कि आपको यहाँ पर जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपनी आमदनी का 10% हिस्सा है वो काफ़ी कम लग रहा हो, लेकिन दोस्तों ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग बातों पे डिपेंड करता है कि आपको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कुल कितना अमाउंट सेव और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और परसेंटेज के बारे में मिस्टर टी हार्वेकर खुद कहते हैं कि इस जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी परसेंटेज बताया गया है वो एक जनरल मेथड है और ज़रूरी नहीं कि आपको बिल्कुल इतना ही परसेंट अपने लिए सेव करना है। आप चाहें तो इसमें किसी भी तरह का चेंजेस कर सकते हैं। मेन बात यह है कि आपको मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट पे काम करना है और अपने अलग अलग जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उसके लिए आपके पास जो भी आपका इनकम है उस इनकम को, उस मनी को आपको प्रॉपरली डिवाइड करना है और उसका इस तरह से इस्तेमाल करना है जिससे कि आप अपने सभी आर्थिक लक्ष्यों को सही तरह से पूरा कर सके, सही तरह से उसे पा सके। और दोस्तों, इस जार मनी मैनेजमेंट मेथड में जो आखिरी हिस्सा है वो है चैरिटी के लिए 5% हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को अपनी आमदनी का एक हिस्सा इस समाज को देने के लिए भी ज़रूर रिजर्व रखना चाहिए जिससे कि हम ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकें, गरीबों की हेल्प कर सकें या फिर हम किसी जानने वाले ज़रूरतमंद आदमी को अच्छा गिफ्ट दे सकें। और जो भी हम चैरिटी या फिर एनजीओ को हम कंट्रीब्यूशन करते हैं या फिर सामाजिक कल्याण में जो भी हम योगदान करते हैं वो हम इस अकाउंट से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस 6 जार मनी मैनेजमेंट मेथड में काफ़ी अच्छे तरीके से अलग अलग लगभग सभी ज़रूरतों के लिए जो भी फंडिंग है, जो भी हमारे पास पैसे हैं उसे यहाँ पे डिवाइड करके अलग अलग अकाउंट में रख दिया जाता है और इन अलग अलग अकाउंट से जो भी इनके पर्पज हैं उसके हिसाब से हम खर्च करते हैं और जिस वजह से हम अपने पैसे का सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही मनी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव भी है कि हमारे पास जो भी पैसे आते हैं उस पैसे का हम बेस्ट यूज कर सके जिससे कि हम अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स को अच्छे तरीके से प्राप्त कर सके, अच्छे तरीके से पूरा कर सके। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये 6 जार मनी मैनेजमेंट मेथड समझ में आया होगा और आप इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी करना चाहेंगे। दोस्तों, 6 जार मनी मैनेजमेंट मेथड को डिटेल में समझने के बाद आइए हम इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या सभी को बिल्कुल इसी परसेंटेज को फॉलो करना चाहिए जैसा कि इस मेथड में बताया गया है। तो दोस्तों, इसका जवाब है ये कोई ऐसा रूल नहीं है जिसे कि आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी ज़रूरत, अपनी प्राथमिकताओं और अपने फ्यूचर के लक्ष्यों के अनुसार, अपने फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार आप इस मेथड में अपने हिसाब से जो भी चेंजेस चाहें कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो आप 50% बेसिक नीड में खर्च कर सकते हैं और 10% आप चैरिटी में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बेसिक नीड्स में आप 60% खर्च कर सकते हैं और 5% आप एजुकेशन में और 5% आप चैरिटी में खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप चाहें तो 70% अपने बेसिक नीड पे खर्च कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट पे 10% और बाकी सभी चीज़ों पे आप 5% खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि ये कोई ऐसा मेथड नहीं है जो हर किसी को बिल्कुल उसी तरह से अप्लाई करना है जैसा कि इस मेथड में बताया गया है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जो परसेंटेज है वो चेंज कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, क्योंकि सच तो ये है कि बिना मनी मैनेजमेंट के आप पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं सकते। आपको कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट करना सीखना ही होगा, चाहे वो आपका खुद का अपना तरीका क्यों ना हो। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी आर्थिक रूप से सफल लोग हैं वो कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में अपना खुद का एक मनी मैनेजमेंट का तरीका ज़रूर बनाते हैं और उस तरीके से वो अपने पैसे को मैनेज करते हैं और इसीलिए वो सफल है। तो अगर आप भी आर्थिक सफलता चाहते हैं तो आपको मनी मैनेजमेंट करना ही होगा।
दोस्तों, मनी मैनेजमेंट नहीं करने से आप बार बार मनी प्रॉब्लम्स के ट्रैप में फंसते रहेंगे। और दोस्तों, आइए अब कुछ कॉमन सवालों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस वीडियो के देखने के बाद से काफी सारे लोगों के मन में उठ सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि मेरे पास पैसे तो बहुत कम है, मुझे इस तरह के मनी मैनेजमेंट मेथड की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, याद रखिए कि मनी मैनेजमेंट वास्तव में हैबिट के बारे में है, ना कि आप कितना कम पैसा मैनेज कर रहे हैं या फिर कितना ज्यादा। बात यहाँ पे हैबिट की है। अगर आप हैबिट डेवलप करते हैं मनी मैनेजमेंट की, तो आप 100 रुपये मैनेज कर पाएंगे और आप लाख रुपया और करोड़ रुपया भी मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर हैबिट नहीं है, अगर आप नहीं जानते मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, तो आपके पास अगर ज़्यादा पैसे आ भी जाएं तो आप उसे सही तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे और आप हो सकता है कि दूसरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाए। तो इसलिए आप में से जिनको भी लगता है कि आपके पास पैसे कम हैं, इस वजह से आप इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते, तो इस तरह की सोच बिल्कुल गलत है और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि भले ही आपके पास आज पैसे कम हैं, लेकिन अगर आप पैसे मैनेज करना सीख जाते हैं तो ही आप ज़्यादा पैसे संभाल पाएंगे। और ये भी याद रखिए कि इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का नियम है कि जो पैसे संभालना जानता है उसी के पास ज्यादा पैसे टिक पाते हैं। वरना हम सभी के पास पैसे आते हैं, लेकिन क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग पैसे संभालना नहीं जानते हैं, पैसे को मैनेज करना नहीं जानते हैं, इसलिए हमारे पास पैसे आते तो हैं लेकिन वो टिकते नहीं, वो कहीं और चले जाते हैं। तो इसलिए आज आपके पास जो भी पैसे हैं उसे आप किसी भी मनी मैनेजमेंट तरीके से संभालना सीखिए। अगर आप संभालना सीख जाते हैं तो आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपके पास आगे कितने पैसे धीमे धीमे आ रहे हैं और आपके पैसे बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों, आप में से कुछ लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि मेरे ऊपर तो अभी बहुत सारा कर्ज है, मैं कैसे इस मनी मैनेजमेंट रूल को फॉलो करूं। तो दोस्त, आपको समझने की ज़रूरत यह है कि आप डेट यानी कि कर्ज के जाल में इसलिए फंसे हैं क्योंकि आप वास्तव में मनी मैनेजमेंट करना नहीं जानते थे। और आज भी अगर आप मनी मैनेजमेंट करना नहीं सीखते हैं तो हो सकता है कि आप किसी तरह से कर्ज को चुका दें, लेकिन मनी मैनेजमेंट के अभाव में आप वापस कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। इसलिए मनी मैनेजमेंट को सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि आप फ्यूचर में कभी कर्ज के जाल में ना फंसें। और अगर आप कर्ज में हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा टिप देना चाहूँगा कि आप इस 6000 मनी मैनेजमेंट रूल को भी फॉलो कर सकते हैं और इसमें आप 55% हिस्सा अपनी बेसिक नीड के लिए और 25% हिस्सा आप डेट पेमेंट के लिए रख सकते हैं। और बिग परचेज का जो भी अकाउंट है उसका भी पैसा आप अपने डेट पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी सभी चीज़ों के लिए आप 5% जो हिस्सा है वो रख सकते हैं। और इसी तरह से आप अपनी सिचुएशन के अनुसार जो भी चेंजेस चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना ही होगा, तभी आप कर्ज के जाल से कम्प्लीटली बाहर निकल सकते हैं और फ्यूचर में किसी भी तरह के बुरे कर्ज के जाल में फंसने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से मनी मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फाइनेंशियल टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।